So hi, I'm Rishudit and in today's video we are going to discuss time series analysis. This is my another video from Statistics Simplified. Statistics Simplified, if you don't know, this is a series wherein I have uploaded almost all the topics of statistics. Chapter wise I have uploaded along with very easy illustrations and explanations. तो अगर आप पूरा statistics subject को prepare कर रहे हैं या if you want to understand any other topic of statistics, you may just go and check out this playlist. I will put directly a link of this playlist in the description box. So talking about the time series analysis, so this is my first video from time series. मे बी कमिंग मेरी कुछ और भी वीडियोज़ इस पर होंगी क्योंकि एक वीडियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द मैथड्स. बेसिक इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू इन दिस वन पर्टिकुलर वीडियो. पूरा आपको मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ये सब समझ आ जाएगा कि टाइम सीरीज एनालिसिस एक्चुअली होती क्या है. ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस वन वीडियो. और इसके बाद जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगी उसमें हम वन बाय वन करेंगे कवर मैथड्स को, कि मैथड्स क्या होते हैं टाइम सीरीज को एनालाइज करने के. ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है आपका टाइम सीरीज. टाइम सीरीज बेसिकली आपकी एक टाइम की सीरीज होती है. ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम की सीरीज होती है. जैसे आज सुबह मैंने 8 बजे क्या खाया, 9 बजे क्या खाया, 10 बजे क्या, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे. तो इस तरीके से जो एक पूरी अलग अलग घंटे की मैंने एक रिपोर्ट तैयार की, वो आपकी क्या है, डिफरेंट टाइम की एक सीरीज है. दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज मेरा बच्चा है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो उसके फर्स्ट ग्रेड में क्या उसने स्कोर किया था, सेकंड ग्रेड में उसने क्या स्कोर किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. नाउ सपोज आई राइट डाउन ऑल द स्कोर्स ऑफ अटेन बाय दैट किड इन ऑल ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स. तो फर्स्ट में सपोज उसने स्कोर किया 90%, सेकेंड में उसने किया 87%, थर्ड में उसने किया 91%, फोर्थ में 94%. सिमिलरली 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 10th ग्रेड उसकी जो स्कोरिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से रही है. 9th में ही स्कोर्ड दिस एंड इन द 10th ही स्कोर 99%. ठीक है, तो अभी आपको मान लो एक गिवन है डेटा एक किसी भी बच्चे का, उसने जो 10 स्टैंडर्ड्स में अपने स्कोर्स अटेन किए हैं उनका डेटा आपको मिल गया. तो अब आप इस डेटा को जब एक बार ध्यान से देखेंगे तो इससे आप एक एनालाइज करके एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो डेटा है वो राइजिंग कर्व में है. 90% से बच्चे ने स्टार्ट किया था और वो ईयर बाय ईयर और ज़्यादा उसने मेहनत करी और ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होता गया और 10th स्टैंडर्ड में इवेंचुअली ही इज स्कोरिंग 99%, विच इज़ अमेजिंग, राइट. तो इस डेटा से आपको क्या पता चलता है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से राइजिंग कर्व रहेगा. मतलब हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा हो, जैसे कुछ ईयर्स में वो पीछे भी रह गया है, किसी ईयर में उसने 88% स्कोर किए हैं, इस एक पर्टिकुलर सेकंड स्टैंडर्ड में ही स्कोर्ड 87%. तो कुछ स्कोर्स में कुछ डिक्लाइंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ ईयर्स में पर्टिकुलरली, बट ओवरऑल अगर आप एक ट्रेंड की बात करेंगे तो वो आपका क्या रहेगा, राइजिंग कर्व. ठीक है, तो इस तरीके से जब हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स की एक सीरीज को एनालाइज करते हैं, एक सीरीज को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उससे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं या फिर फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं. नाउ हाउ कैन वी एस्टिमेट द फ्यूचर? नाउ बेस्ड ऑन दिस डेटा यू कैन एस्टिमेट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स का स्कोर, राइट. अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट से लेके 10th तक बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और वो भी कुछ ना कुछ हर साल उसने कुछ ज़्यादा ही स्कोर किया है, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी, देयर आर हाई चांसेस कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में भी वो बहुत अच्छे स्कोर लाने वाला है. एंड प्रोबेबली इट वुड बी हायर देन 90%. ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर्स में उसने अबाउट 90% ही स्कोर किया है, तो 11th एंड 12th में भी ये प्रोबेबिलिटी है. ऐसा एस्टिमेट किया जा सकता है कि ही वुड स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज, राइट. तो अब जो टाइम सीरीज है, देखिए होता क्या है, जो भी बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है आपके लिए कि जो जितने भी बिजनेसमैन हैं या इकोनॉमिस्ट हैं उनका मेन काम क्या होता है. उनका मेन काम होता है कि अपने बिजनेस में आने वाले चेंजेस या आने वाले चैलेंजेस को पहले से एस्टिमेट करना, फोरकास्ट करना और उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा प्लान बनाना, एक शेड्यूल बनाना. ठीक है, उसको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना. तो
अगर कोई इकोनॉमिस्ट या कोई बिजनेसमैन या आप अगर किसी सिंपल ह्यूमन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर द थिंग्स विच अप्लाई टू एवरीबडी, दीज आर द यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स, है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट ही इनको यूज करें, आप भी इवन डेली टू डेली लाइफ में आप हम सब इसको यूज करते हैं। तो कोई भी इंसान जो फ्यूचर को एस्टिमेट करना चाह रहा है, फ्यूचर को फोरकास्ट करना चाह रहा है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है। अब अगर मुझे सपोज दिस इज मे गोइंग ऑन, और अगर मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि जून में मेरे घर में चीनी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, या मुझे कितने बोर्ड मार्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज को मुझे एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए मैं ऐसे ही कोई नंबर नहीं दे सकती। वो नंबर किस पर डिपेंड करता है, वो बेस्ड होता है मेरी पास्ट डेटा पर, पास्ट रिकॉर्डेड डेटा पर, ठीक है। और पास्ट रिकॉर्डेड डेटा भी कोई आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ पीरियड का नहीं उठा सकते। जैसे मैं ये नहीं कह सकती कि फेब में मुझे मेरे घर में 1 किलो चीनी की कंजप्शन थी, तो जून में भी मेरे घर में लगभग 1 किलो चीनी की कंजप्शन होगी, नो, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर मंथ में तो हो सकता है कि कुछ भी रीजंस रहे हो, मेरे घर में कुछ गेस्ट ने स्टे किया हो, इस वजह से ज्यादा चीनी की कंजप्शन हो गई हो, या हो सकता है कि 10 दिन के लिए मैं किसी टूर पे थी तो उस वजह से चीनी की कंजप्शन कम थी। तो किसी एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो फ्यूचर के बारे में। उसके लिए आपको एक ट्रेंड को स्टडी करना पड़ता है। मैं पूरे के पूरे 5 महीनों को उठाऊंगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मैं 5 महीनों में अपनी चीनी की कंजप्शन को देखूंगी और फिर मैं ये डिसाइड कर सकती हूं कि फर्दर मेरी जून में जो है वो शुगर की कंजप्शन ऑलमोस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए 2 चीजें, टाइम सीरीज को एनालाइज करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो होने चाहिए आपकी स्टडी में। वन इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंट सेवरल पॉइंट टाइम पीरियड्स होने चाहिए, तभी आप टाइम सीरीज को एनालाइज कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि पास्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर को एस्टिमेट करते हो, ठीक है, और एक ओवरऑल ट्रेंड देखते हो, ना कि आप छोटे छोटे डिक्लाइंस को देखते हो। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड में ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फैक्टर्स ने अफेक्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से कुछ 1-2 पीरियड्स में आपका कुछ डिक्लाइन रहा हो या ऑपोजिट ऑब्जर्वेशंस रही हो। बट ओवरऑल अगर हम एक ट्रेंड की बात करते हैं तो वो आपका राइज या डिक्लाइन जो है वो माना जाता है। सो आई होप टाइम सीरीज एनालिसिस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है। अब हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स की, या आप कह सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स की, जो इसका बेसिस है पूरे टाइम सीरीज एनालिसिस का। सबसे मेन पॉइंट है, अगर आप थियोरेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो देयर आर 90% चांसेस कि अगर इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा थ्योरी में कि व्हाट आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस अलोंग विद दिस इंट्रोडक्शन विच आई हैव जस्ट कवर्ड। इसके साथ आपसे एलिमेंट्स पूछे जाएंगे विच आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। तो लेट्स गो विद द एलिमेंट्स. So look at the board now. Now these are the 4 elements, or you can say the 4 components which we have from time series analysis. तो time series analysis के अंदर जिस टाइप के variations को या trends को पढ़ा जाता है वो कौन कौन से होते हैं आपके? One is secular trend, seasonal variation, cyclical variation and irregular variations, right? सबसे पहले बात करते हैं secular trend की. Secular trend को हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए secular trend क्या है। अब मैं हर एक पॉइंट की, हर एलिमेंट की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से दूंगी। आई वुड ट्राई माई मैक्सिमम कि आपको ये हमेशा याद रहे, ठीक है, कुछ चीजें रिलेट करके या कुछ हिंट्स के थ्रू। तो क्योंकि हम यहाँ एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं इसलिए इसे डिनोट किया जा रहा है टी से। आप इसको एस से ना डिनोट कर दें क्योंकि वो आपका फिर गलत हो जाएगा। सीजनल वेरिएशन को करते हैं एस से। तो देखिए ट्रेंड क्या होता है। अब आप इसको सेक्युलर को भूल जाओ, आप सिर्फ ट्रेंड की यहाँ पर बात करते हैं ताकि आपको टी याद रहे। फर्स्ट थिंग ट्रेंड की बात। अब मैं आपको एक बहुत फनी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। नाउ सपोज अपने घर में एक बच्चा है, वो डेली मम्मा उसके लिए प्रिपेयर कर रही है ब्रेकफास्ट सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले, और डेली ऐसा हो रहा है कि मम्मा प्लेट लगा रही है टेबल पर और वो नहीं खा रहा है, उसको एज इट इज छोड़ के चला जाता है स्कूल, ठीक है। 15 दिन ऐसा होता है, 20 दिन ऐसा होता है, 25 दिन ऐसा होता है। उसके बाद मम्मा जो है वो फ्रस्ट्रेट रहने लगती है और फिर वो फाइनली एक दिन बच्चे के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो क्या बोलती है कि यार तूने तो ट्रेंड ही बना लिया, तेरा रोज रोज का हो गया है कि तू डेली खाना नहीं खा रहा, 1-2 दिन खा लेता है फिर 5 दिन छोड़ देता है ना। तो ऐसा हम यूजुअली अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं इस तरह की बातों का। तो वही चीज अब यहाँ हमें बिजनेस और स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट में पढ़नी है कि जब एक कोई भी चीज अपना एक ट्रेंड बना ले कि 2002 में भी हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, 2003 में भी प्रॉफिट हो रहे हैं, 4 में थोड़े से लॉसेस हो गए थे बट फिर 5, 6, 7, 8 में फिर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फिर 9 में थोड़े से लॉस हो गए थे बट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2015 तक फिर हर साल हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो ये एक इस फर्म ने ट्रेंड बना लिया है कि वो हर साल प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स अर्न किए जा रही है।
आप समझ रहे हैं? तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब आप किसी चीज की कोई भी वेरिएबल अगर टेंडेंसी दिखाए, एनी वेरिएबल विच शोज अ टेंडेंसी टू ईदर डिक्लाइन और टू इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, राइज डिक्लाइन कुछ भी हो सकता है, बट ट्रेंड जो है वो एक ओवरऑल सेम रहना चाहिए। ये मैंने प्रॉफिट्स की बात करी, ऐसा भी हो सकता है कि हर साल विद एवरी कमिंग ईयर माई प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग। 2002 में मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 2003 में मुझे 8 लाख का हुआ, 2004 में मुझे 6 लाख का हुआ। तो इस केस में अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि माई फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट्स इन अ डिक्लाइनिंग कर्व, ठीक है, डिक्लाइनिंग कर्व जा रहा है मेरा, इसी तरीके से राइजिंग कर्व्स भी जा सकता है, बट ओवरऑल जो टेंडेंसी है वो एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल में बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर वो आपका एक ट्रेंड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सेक्युलर ट्रेंड आपका क्या होता है, अब ये एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। वही जो चीज मैंने अभी आपको जस्ट समझाई थी, जो एक टाइम सीरीज एनालिसिस का आपका एक्सप्लेनेशन था, वही मोर और लेस सिमिलर होता है आपका सेक्युलर ट्रेंड के एक्सप्लेनेशन के। तो कुछ भी जो भी आपकी वैल्यूज रहेंगी उनको जब आप एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपका या तो इस टाइप से राइजिंग कर्व रहेगा या फिर ऐसे डिक्लाइनिंग कर्व रहेगा। ये जरूरी नहीं कि आपकी स्ट्रेट लाइन ही आए ट्रेंड की लाइन इस टाइप से ऑसिलेशंस में भी हो सकती है, बट जो कर्व है वो आपका राइज ही कर रहा है, जो कर्व है वो आपका डिक्लाइन ही कर रहा है। तो ओवरऑल जो एक डायरेक्शन है वो आपकी स्ट्रेट राइज या डिक्लाइन की होनी चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेक्युलर ट्रेंड। ऐसे ही प्रोडक्शंस की हम बात कर सकते हैं सिमिलरली कि वो कुछ भी वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी प्रोडक्शन, सेल, रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट, एनीथिंग whatever you are studying will be the variable of your study, but वो वेरिएबल क्या टेंडेंसी दिखा रहा है, that will be the trend, okay? So सेक्युलर ट्रेंड ये था आपका। अब इसमें एक और चीज क्या होती है जो ध्यान रखने वाली है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको कहा कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। जैसे सपोज हम 2002 से 2012 का डेटा ले रहे हैं या 2012 से 2024 का डेटा ले रहे हैं, तो इफ दिस इज लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स तो इट इज ओके, यू कैन स्टडी द ट्रेंड। बट अगर आप सिर्फ 2-3 सालों का डेटा ले रहे हो या 2 साल का या 1 साल का डेटा ले रहे हो कि 2012 में मेरे प्रॉफिट 10 लाख थे तो 2024 में भी मैं एस्टिमेट कर सकता हूं कि 12 लाख होंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस। मैंने जैसा कि आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि आप एक या दो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पर फ्यूचर को एस्टिमेट नहीं कर सकते, टाइम सीरीज को एनालाइज नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज्यादा पीरियड्स का होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं ईयर्स की ही बात कर रही हूं। टाइम आपका ईयर्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, एंड इवन सेकंड्स में भी हो सकता है। बट ओसिलेशंस जो हैं वो आपके मैटर करते हैं कि वो आपके ज्यादा होने चाहिए। अगर वो सिंगल या 2 हैं या 3 हैं तो आपका उसमें टाइम सीरीज को आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे अगर मैं बात करूं, कोई पेशेंट है, वो आईसीयू में एडमिट है, उसकी डेथ होने वाली है, तो उससे जस्ट पहले जो उसकी रीडिंग्स, हार्ट बीट और जो भी ऑक्सीजन लेवल उसका जो चल रहा होता है वो बिल्कुल माइन्यूटली मॉनिटर किया जाता है। सेकंड टू सेकंड उसकी जो है रिपोर्ट्स डॉक्टर को भेजी जाती हैं, डॉक्टर्स उनको एनालाइज करते हैं। सिमिलरली अगर इफ अ वुमन इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड तो उस टाइम उनका बीपी मॉनिटर करना, उनका शुगर लेवल मॉनिटर करना, उनकी सब चीजें, हार्ट बीट, बच्चे की हार्ट बीट, वो सब जो है वो बिल्कुल सेकेंड्स में किया जाता है। तो या अभी मैंने जैसे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि अगर एक दिन की मैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स की कि मेरी सुबह 9 बजे मैं कितना काम कर चुकी थी, 10 बजे मैं कितना काम कर चुकी थी, अगर मैं किसी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को चेक करूं कि दिन के 12 बजे तक वो क्या कर चुका था, शाम के 4 बजे तक क्या कर चुका था, 8 बजे शाम के क्या कर चुका था, तो इस टाइप से डिफरेंट इंटरवल्स अगर आपके ज्यादा हैं तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि विद इन 1 ईयर अगर आप 12 महीनों की स्टडी कर रहे हो तो वो अपने आप में एक पूरा टाइम सीरीज बन जाएगा। So that 1 year will be enough to analyze the data, ठीक है। अगर ईयर्स 2 ईयर्स हम डेटा की स्टडी कर रहे हैं तो 1 ईयर इज नॉट इनफ। ध्यान दीजिए, अगर हम ईयरली डेटा को उठा रहे हैं तो 1 ईयर या 2 ईयर इज नॉट इनफ। बट इफ वी आर स्टडिंग द मंथली डेटा विद इन अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इट इज ओके टू कंसिडर इवन अ सिंगल ईयर, क्योंकि डिफरेंट मंथली आपके ऑसिलेशंस 12 हो गए ना यहाँ पे, तो इसलिए आपका डिफरेंट टाइम पीरियड्स का होना बहुत जरूरी है। दिस वाज योर सेक्युलर ट्रेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजनल वेरिएशंस की। अब सीजनल वेरिएशन में भी आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेंड वर्ड को उठाया था चीजों को याद रखने के लिए, वैसे ही अब यहाँ पे आप सीजनल को उठा लो,
ठीक है। सीजनल को हमने डिनोट कर दिया एस से। तो सीजनल वेरिएशंस कैसे आती हैं, आप देखो वर्ड टू वर्ड जाओ, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी थ्योरी को याद रखने में। सीजनल क्या होता है, हमें क्या कहा जाता है, सीजनल फ्रूट्स खाओ, ठीक है, इस चीज़ का सीजन चल रहा है, इस चीज़ का सीजन नहीं चल रहा। तो सीजन क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका वेदर कंडीशन हो सकती है, क्लाइमेट हो सकता है, कोई भी ट्रेडिशन हो सकता है, समझ रहे हैं। दिवाली का सीजन चल रहा है, मार्केट अप चल रही है, होली का सीजन चल रहा है, कलर्स ज़्यादा बिक रहे हैं। तो इस तरीके से वेदर कंडीशंस का अगर हम एक एक एग्जांपल लें, ये आपका आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, क्योंकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस कंपोनेंट के एग्जांपल से। तो आप इसको सबसे पहले भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, ताकि आप वहाँ ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स पुट कर दो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है वेदर कंडीशन। अब वेदर कंडीशन के क्या क्या सीजन्स हो सकते हैं, अगर हम बिल्कुल कॉमनली लें तो विंटर एंड समर्स, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, बट विंटर एंड समर्स आप इजीली समझ सकते हो। विंटर में आपके वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा हाई जाएगी, हॉट ड्रिंक्स की, हॉट कॉफ़ी, इनकी डिमांड हाई जाएगी, जबकि समर्स में आपकी लेमनेड, आइसक्रीम्स या टी शर्ट्स, लोवर्स, शॉर्ट्स, इन सब की डिमांड जो है वो ज़्यादा अप रहने के चांसेस हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है एग्रीकल्चर को, राइट। एग्रीकल्चर में आपका हार्वेस्टिंग सीजन अलग चल रहा है, ग्रो करने का क्रॉप्स का अलग सीजन चल रहा है। तो इस तरीके से देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम इन अ ईयर। पूरे ईयर ऐसा नहीं होता कि पूरे ईयर कोई चीज़ बिक ही रही होती है, चाहे वो गेहूं हो चाहे कुछ भी हो। हर चीज़ का एक सीजन आता है जिसमें उसकी डिमांड, उसकी सेलिंग, उसकी प्रोडक्शन, हर चीज़ अप जाती है या डाउन जाती है। सिमिलरली आपके कस्टम्स, हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस आ जाते हैं, ठीक है। इनके अगर मैं एग्जांपल लूँ, कस्टम एंड हैबिट क्या हो सकता है, जैसे यूजुअली जो स्कूल्स की ओपनिंग होती है उस टाइम जो आपके वे मंथ्स होते हैं, बीट अप्रैल मंथ, और अगर आप कॉलेज ओपनिंग की बात करें तो अगस्त के मंथ में वहाँ पे आपकी बुक सेलिंग जो है वो बढ़ जाती है, राइट। वो डिफरेंट प्लेस के हिसाब से, डिफरेंट ज्योग्राफीज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आई एम जस्ट मेकिंग यू गेट द पॉइंट कि इस टाइप से जो है वो डिफरेंट सीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बिजनेसमैन इन सबको स्टडी करके क्या कर सकता है, अपनी प्रोडक्शन को, अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को जो है वो स्केड्यूल कर सकता है, बेटर प्लान कर सकता है वेल इन टाइम, कि मुझे किस सीजन में, किस मंथ में किस चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किस चीज़ की एडवर्टीजमेंट को बढ़ाना है। अब सपोज आप एसी की एडवर्टीजमेंट विंटर्स में डाल रहे हो, विंटर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को एसी की एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, तो दिस इज ऑफ नो यूज, ओके। तो एसी की एडवर्टीजमेंट देने का फायदा कब है, आइसक्रीम की एडवर्टीजमेंट देने का फायदा कब है, समर्स में, राइट। अब इसको मैं अगर आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं इसका, अब इसको कुछ फर्म्स स्ट्रेटेजिकली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीजनल वेरिएशंस को स्टडी करके कुछ फर्म्स ने स्ट्रेटेजिकली भी इसको यूज किया है अपनी डिमांड को इंक्रीज करने में। जैसे यूएसए की एक फर्म थी, तो उन्होंने अपनी आइसक्रीम की डिमांड को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया कि उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में एक कोट दी, उसमें एक लाइन दी कि आइसक्रीम इज वन ऑफ योर बेस्ट फूड्स, ईट 1 प्लेट अ डे। तो इससे एक क्या परसेप्शन बनेगी, क्या चीज माइंड में बन जाएगी सब लोगों के, कि आइसक्रीम को विंटर्स में भी खाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना विंटर में भी आइसक्रीम की डिमांड को बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें स्टडी करना क्यों जरूरी है। इसी तरीके से आपका एक ट्रेडिशन भी पॉइंट आप यहाँ पे अपनी थ्योरी में डाल सकते हो। ट्रेडिशन ऑल्सो कम्स अंडर दिस सीजनल वेरिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया दिवाली है, ईद है, होली है, क्रिसमस डे है। तो डिफरेंट आपके फेस्टिवल्स या ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका मार्केट में डिमांड एंड बाकी चीज़ें अप एंड डाउन चलता है, ठीक है। तो ये सब आप पॉइंट्स किस में डालेंगे, सीजनल वेरिएशन के अंदर। और सीजनल वेरिएशन जो आपको अच्छे से याद रखना है वो क्या है कि ये आपका विद इन अ ईयर होते हैं चेंजेस, कि एक ईयर में, जैसे सपोज हम किसी भी एक की बात कर लो, जैसे बुक्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो बुक्स तो आपकी पूरे साल बिकेंगी मोर और लेस, बट कुछ एक 2 या 3 महीनों में वो अप, बहुत ज़्यादा अप चली जाएगी उसकी डिमांड। सिमिलरली हर चीज़ की, आइसक्रीम की अगर गर्मियों में ऐसे ऐसे करके बिल्कुल पीक पर जाएगा कर्व, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन करके विंटर्स में थोड़ा कम रहेगा। ऐसा नहीं है कि विंटर्स में वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो नेक्स्ट ईयर वो समर्स में फिर से अप आ जाना है। तो बेसिकली जो इसका एक साइकिल है वो पूरा एक ईयर में अप जाके डाउन जाके नेक्स्ट ईयर में फिर से उसका सेम साइकिल रिपीट होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ना हो साइकिल्स, बट मोर और लेस वो थोड़े से रेगुलर रहते हैं फिर भी, ठीक है। ये हो सकता है कि एक 2002 में कर्व ये बना हो तो 2003 में कर्व ऐसा बन जाए, फिर ऐसा बन जाए, बट ऑलमोस्ट जो है वो रेगुलरिटी देखने को मिल रही है कर्व्स में। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीजनल वेरिएशंस की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अंडर द थ्योरी कि रेगुलर जो है वो ऑसिलेशंस बनते हैं, यहाँ पर रेगुलर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और विद इन अ ईयर मिलते हैं, क्योंकि जो साइक्लिकल वेरिएशंस होती हैं वो इन्हीं पॉइंट्स पर डिफर करती हैं सीजनल वेरिएशन से,
कि एक पॉइंट तो सीजनल वेरिएशंस एक साल के अंदर अंदर होती है, साइक्लिकल वेरिएशंस एक से बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद चेंजेस आते हैं। सपोज 10 साल में कोई चेंज हो रहा है, 15 साल में कोई चेंज हो रहा है, 5 साल में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, एक साल में नहीं होता। और दूसरा पॉइंट जो सीजनल के अंदर रेगुलर पॉइंट था, वो साइक्लिकल के अंदर अब आपका क्या बन जाएगा कि रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलती है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि साइक्लिकल वेरिएशंस क्या होती हैं। देखिए साइक्लिकल वेरिएशंस क्या है कि सपोज ये कोई आपका फर्म है, ठीक है, 2002 में उसने अपना फर्म स्टार्ट किया। वो स्टार्ट कर रहा था, धीरे धीरे चीज़ों को उसने सीखा, समझा, इंप्लीमेंट किया, फिर धीरे धीरे उसने इतना ग्रो किया कि वो प्रोस्पेरिटी पे आ गया, ठीक है, ये कहाँ आ गया, प्रोस्पेरिटी पे, पीक पॉइंट पे। फिर उसका धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया। यही आपकी बिजनेस साइकिल होती है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी ऐसी होती है, ह्यूमन साइकिल भी ऐसी होती है, सारी लाइफ साइकिल्स का यही फंडा है। बंदा स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे उसकी एक एज आती है जहाँ वो प्रोस्पेरिटी पे है, फिर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। तो उसके बाद एक स्टेज आती है जब वो बिल्कुल डिप्रेशन में होता है, राइट, वो बिल्कुल डिप्रेशन में होता है, सब चीज़ें लॉस पे चल रही होती है कंपनी में, कंपनी कंप्लीटली लॉस पे है, डेट पे है। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करती है, रिकवरी स्टेज यहाँ जाती है आपकी। रिकवरी के बाद फाइनली वो क्या करता है, इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज अ बिजनेस लाइफ साइकिल, दिस इज व्हाट, बिजनेस लाइफ साइकिल। तो इसी की हम बात करते हैं साइक्लिकल वेरिएशन के अंदर। साइक्लिकल वेरिएशन आपकी क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स हैं, कभी प्रोस्पेरिटी, कभी डिप्रेशन, कभी रिकवरी, कभी इंप्रूवमेंट। तो ये जो सारी साइकिल्स हैं वो क्या है, साइक्लिकल वेरिएशंस। यहाँ आपने किस वर्ड पे एम्फेसाइज करना है, साइकिल स्पेस, दिस इज डिनोटेड बाय सी। तो जो ये साइकिल्स हैं, तो इसमें आपने कौन से 2 पॉइंट याद रखने हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक तो ये रेगुलर नहीं होती। किसी फर्म की हो सकता है 10 साल में डिप्रेशन आया था तो उसके बाद सीधा 40 साल के बाद उसे ऐसी सेम चीज देखने को मिले। किसी फर्म के लिए हो सकता है कि वो रेगुलर भी रह रहा हो, बट ऑलमोस्ट जो है वो इरेगुलर इसकी साइकिल्स होती हैं। और दूसरा ये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है, विद इन अ ईयर नहीं होता है। विद इन अ ईयर पूरी बिजनेस साइकिल, बहुत कम ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी कंप्लीट होगी। तो ये थे आपके साइक्लिकल वेरिएशंस। अब ये क्यों जरूरी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि साइक्लिकल वेरिएशंस को स्टडी करना इसलिए जरूरी है ताकि चीजों को प्री प्लान किया जा सके, स्केड्यूल किया जा सके। बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, वन प्रॉब्लम इज दिस ओनली कि ये इरेगुलर हैं तो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट भी हैं। और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दे आर मिक्स्ड विद इरेगुलर वेरिएशंस, तो भी इनको डिटेक्ट करना या एनालाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि इरेगुलर वेरिएशंस क्या होती है, तो वो आपकी ये 4th आ जाती हैं, इरेगुलर वेरिएशंस। इरेगुलर क्या है, रेगुलर में आपके आ गए फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, कोई भी नेचुरल कैलामिटी है, वॉर्स, स्ट्राइक्स, या फिर इसके अलावा कोई एक्सीडेंटल चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं इसका लूँ तो जैसे कोविड अभी रिसेंटली हम सब ने देखा है, उससे कितना ज़्यादा मार्केट में डाउनफॉल आया, कितना ज़्यादा उसने बिजनेसेस को इम्पैक्ट किया, हॉस्पिटल, स्कूल्स, every institution, every single person got impacted ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड जैसे मैंने एग्जांपल दिया, या एआई की अगर हम बात करें तो एआई भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एआई की वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिल रही हैं। या किसी एरिया में सपोज कुछ भी नेचुरल कैलामिटी, कोई सुनामी आ जाती है, फ्लड्स आ जाती है, तो उससे भी कितना ज़्यादा वो बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती है। उससे आने वाले 10 सालों के लिए उसके प्राइसेस अफेक्ट हो जाते हैं, चीज़ों की डिमांड सप्लाई अफेक्ट हो जाती है। तो ये सब आपके क्या है, इरेगुलर वेरिएशंस है, ठीक है, इरेगुलर चेंजेस हैं जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, विच आर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, अप टू वेरी हाई एक्सटेंट दे आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इरेगुलर वेरिएशंस। तो ये मैंने आपको TSCI चारों कंपोनेंट्स, चारों एलिमेंट्स समझा दिए हैं किसके, टाइम सीरीज एनालिसिस के। इसके अलावा इसके मेथड्स आ जाते हैं जो अब हम अपकमिंग वीडियोस में 1 बाय 1 करेंगे। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाने वाले हैं। तो इसके बाद फर्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कौन सा मेथड स्टडी करेंगे, सबसे पहले फ्री हैंड कर्व मेथड, ठीक है, उसके बाद सेमी एवरेजेस का चलेगा, उसके बाद मूविंग एवरेजेस एंड देन लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। चारों मेथड्स को हम कवर करेंगे। बट उससे पहले एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और है जो इसी वीडियो में मैं कवर करा देती हूँ ताकि आपको मेथड्स की वीडियो को डिस्टर्ब ना करना पड़े। तो ये भी आप थ्योरी में डाल सकते हैं, काफ़ी ईजी चीज़ है, तो इसलिए आपके लिए अच्छा होगा अगर आप उसको डाल दें। सो दिस इज द थिंग्स वी शुड कंसिडर बिफोर डूइंग द टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट्स डन बिफोर डूइंग द टाइम सीरीज एनालिसिस।
तो देखिए ये सब आपको एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती है बिफोर डूइंग द टाइम सीरीज एनालिसिस टीएसए। फर्स्ट इज योर कैलेंडर वेरिएशन। जल्दी जल्दी समझते हैं क्या है ये कैलेंडर वेरिएशंस क्या है। सिंपल देखो, कैलेंडर आपका क्या कहता है कि हर महीने में अलग अलग नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो मई को और फेब को, तो आप कहोगे कि मई में तो हमारा ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, फेब में हमारी कम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो आप ये भी तो देखिए ना कि फेब में नंबर ऑफ डेज थे 28, मई में थे 31, तो 31 डेज में हमें 3 दिन एक्स्ट्रा भी तो मिल गए, उस वजह से भी तो प्रोडक्शन यूनिट्स पर असर आया होगा। हो सकता है कि जेन्युइनली मई में ज्यादा हुई हो, बट जरूरी नहीं है कि हम दो चीजों को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो सेम पेज पे हों। आप 10वीं क्लास के बच्चे को सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पर नहीं है। तो हमें सेम लेवल पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बिफोर कंपेयरिंग एनी टू वेरिएबल्स या एनी टू टाइम पीरियड्स वी हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स फॉर कैलेंडर चेंजेस, कैलेंडर वेरिएशंस। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी वेरिएबल, सपोज हम प्रोडक्शन को ही अगर पढ़ रहे हैं, तो जितना प्रोडक्शन हुआ है मई में और जितना प्रोडक्शन हुआ है फेब में, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज से। फेब में अगर उस ईयर पर्टिकुलर में 28 डेज थे तो 28 से डिवाइड कर दो, 29 डेज थे तो उससे डिवाइड कर दो। सिमिलरली मई के प्रोडक्शन को 31 से डिवाइड कर दो, तो एक एवरेज एक दिन का प्रोडक्शन जो निकल करके आएगा, अब वो जो है वो दोनों की आपके एवरेजेस कंपेरेबल माने जाएंगे। दूसरा आपका आ सकता है पॉपुलेशन चेंजेस। पॉपुलेशन चेंजेस भी सेम है आपका। आपने 2020 की पॉपुलेशन को स्टडी किया, 2010 की पॉपुलेशन को स्टडी किया। अब आपने 2020 में कितना जीडीपी था, 2010 में कितना जीडीपी था, उसको तो कंपेयर कर लिया, लेकिन आपने ये तो चीज कंसिडर नहीं की कि 2020 में पॉपुलेशन भी तो ज्यादा थी। अगर ज्यादा लोग भी मिलके उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और कम लोग भी उतना ही कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट कंपेरेबल। तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, अगर आप इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे दोनों ईयर्स के, दोनों टाइम पीरियड्स के डेटा को हमने कंपेरेबल बना दिया। सिमिलरली आपका आ जाता है प्राइस चेंज। प्राइस चेंज कैसे, किसी भी एक ही फर्म में, सपोज 2011 में मेरा प्रोडक्शन था 1000 यूनिट्स का, बट उस टाइम मेरा कॉमोडिटी का प्राइस था 10 रुपए, तो 10 गुना 1000 मतलब 10,000 का मेरा प्रोडक्शन हुआ। 2012 की अगर हम बात करें तो वहां पे मेरा प्राइस हो गया 11 रुपए, यूनिट्स प्रोड्यूस की 1000 ही, तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया 11,000। तो अब आप जब डेटा को देखोगे तो आप बोलोगे कि 2010 में तो इसने 10,000 प्रोडक्शन किया था और 2011 में इसने 11,000 प्रोडक्शन किया है, तो इसका मतलब 2011 में जो है वो फर्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट नो, प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स विच द फर्म प्रोड्यूस्ड वाज 1000 यूनिट्स ओनली। दोनों ही ईयर्स में 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की हैं। द ओनली डिफरेंस वाज द प्राइस वाज इंक्रीज टू 11/10 इन 2011, ठीक है। तो हमने दोनों सालों में डिफरेंस क्या देखने को मिला जब हमने उसको एनालाइज किया, कि प्राइस वाज द वेरिएबल विच एक्चुअली इंक्रीज्ड, नॉट द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपका हजार ही था दोनों में, सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने से हमें ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो 2011 में ज्यादा नजर आ रहा है। लास्ट इज योर कंपैरेबिलिटी। तो कंपैरेबिलिटी ओवरऑल हर एक वेरिएबल की हो जाती है, जैसे हमने इन तीनों की बात की, ऐसे ही ज्योग्राफी से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड, मतलब हमें जो भी दो चीजें कंपेयर करनी है, सबसे पहले आप उसमें कंपैरेबिलिटी को चेक करो। उनको कंपेयर करने से पहले, टाइम सीरीज को एनालाइज करने से पहले आप उन दोनों चीजों को कंपेयर करके आप ये चेक करो कि उनके बीच में कंपैरेबिलिटी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके, उनमें कुछ डिवाइड करके कुछ भी करो, बट उनको एक सेम पेज पर लेकर आओ, सेम लेवल पर लेकर आओ, उसके बाद ही यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ दोज टाइम पीरियड्स और बोथ ऑफ दोज वेरिएबल्स। ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको काफी यूजफुल रहा होगा। टाइम सीरीज एनालिसिस आफ्टर दिस वीडियो आई एम प्रीटी श्योर, अगर आपने बहुत फोकस के साथ मेरा इस वीडियो को सुना है, देखा है या इवन नोट्स भी बनाए हैं, तो आई डोंट थिंक थ्योरी के लिए आपको एक सिंगल बुक भी पढ़ने की जरूरत है। मैंने इनफ आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिए हैं अपनी थ्योरी में डालने के लिए, इनफ एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू, इवन बुक में भी हो सकता है आपको इतनी ना मिले। तो इंट्रोडक्शन आपको आज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए टाइम सीरीज एनालिसिस का, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियोस बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपल एक एक मेथड हम कवर करते जाएंगे, हो जाएगा। जो मेन था थ्योरी का पार्ट वो आज ही था, पूरा टाइम सीरीज एनालिसिस को समझने का। चारों बस वो वेरिएशंस थी और 4 ही एडजस्टमेंट्स हैं, इनको आप समझ लो, फिर आपकी पूरी टाइम सीरीज की एनालिसिस थ्योरी तैयार हो जाएगी। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, यू मे लाइक द वीडियो एंड यू मे कमेंट, यू मे अप्रिशिएट, एंड डोंट फॉरगेट टू यस शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जिनको टाइम सीरीज एनालिसिस समझना है या समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू मे सब्सक्राइब दिस channel as well for upcoming videos related to statistics, research, UGC NET,
काफ़ी बिजनेस सब्जेक्ट्स पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं एंड फ्यूचर में आपको मिलते रहेंगे. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग.